नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज हम एक हफ्ते बाद आपके सामने आए हैं। वजह है स्वास्थ्य खराब हो गया था। मैं डायबिटिक हूं, शुगर का रोगी हूं। 30 यूनिट इंसुलिन चलती है और इसके अलावा दवाइयाँ भी हैं। मेटफॉर्मिन 1000 mg सुबह और 1000 mg शाम को। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयंकर बीमारी है। इसी बीमारी की वजह से शुगर बढ़ने और एकाएक घटने, आज शाम को 69 हो गया था शुगर लेवल हमारा, और 60 से कम होने पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसीलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सका, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि शुगर कंट्रोल में रहेगा और हम आपके सामने पहले जैसे पेश होते रहेंगे और राष्ट्र की गतिविधियों, राष्ट्र की धड़कनों, सियासती विश्लेषण से आपको अवगत करते रहेंगे। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ब्राह्मणवाद, मनुवाद कांग्रेस में भी व्याप्त हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है? क्या आरएसएस के एजेंडे को लागू करने की ओर कांग्रेस उन्मुख है, या फिर यह एक भ्रांति है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ ईमानदारी से राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछड़ों दलितों को उनका हक दिलाने, धर्मनिरपेक्ष भारत के कलेवर को बनाए रखने, संविधान की रक्षा करने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है? साथियों, जहां धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है। अगर यह बात कही जा रही है कि ब्राह्मणवादी, मनवादी विचारधारा से कहीं न कहीं कांग्रेस लैस हो रही है, तो धुआं उठ रहा है, आग जरूर होगी। और वह आग हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से उठ रही है और उस आग को हवा दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह की तो कोई ऐसी विचारधारा सामने नहीं आई है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह योगी के मॉडल को अपनाते जा रहे हैं और हिमाचल की राजधानी शिमला में नेम प्लेट लगाने के लिए छोटे दुकानदारों, खुमचे रेहड़ी के दुकानदारों और होटलों के मालिकों से अपील कर रहे हैं कि वह नेम प्लेट लगाएं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जब कांवड़िए निकले थे गंगा जल लेकर के, उस समय जो कार्रवाई योगी आदित्य ने किया था वही कार्रवाई लगभग शिमला में हो रही है इस समय। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चल रही है? क्या माना जाए कि कांग्रेस की विचारधारा बंट गई है? एक विचारधारा सेकुलर और दूसरी विचारधारा धर्मनिरपेक्षता से दूर सांप्रदायिक हो गई है। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में हम समझते हैं कांग्रेस आज जिस मुहाने पर है उस पर शक करना सही नहीं होगा। यह बात सही है कि राहुल गांधी की विचारधारा ओबीसी को आगे बढ़ाने की विचारधारा, ओबीसी की गणना, हक अधिकार, दलितों के कंधे पर राहुल गांधी का हाथ, आदिवासियों के कंधे पर राहुल गांधी का हाथ, संविधान बचाने का मादा, लोकतंत्र बचाने का मादा, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जो प्रवृत्ति उभर करके सामने शिमला में आई है, यह कोई पहली घटना नहीं है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ ने भी भगवा धारण कर लिया था और वही भगवा जो भारतीय जनता पार्टी ओढ़ती है उसे ही ओढ़ करके हिंदुत्व की लहर को विकसित करने में लगे थे और वह कामयाब नहीं हो सके।
भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में तो कामयाब हो गई थी आरएसएस की वजह से, लेकिन बाकी राज्यों में उसे हिंदुत्व गच्चा दे गया था, खास करके उत्तर प्रदेश में। तो जिस हिंदुत्व से गच्चा खा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसी हिंदुत्व और सांप्रदायिक एजेंडे की ओर अगर कांग्रेस का कोई नेतृत्व, कोई किसी स्थानीय सरकार या कहें छत्रप, अगर उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे तो सवाल तो पूछा ही जाएगा, और वह सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा जा सकता है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी पूछा जा सकता है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह को राहुल गांधी ने चुप करा दिया है, लेकिन जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह का बचाव करते हुए राजीव शुक्ला, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर उनका बचाव करते हुए, उनका पक्ष लेते हुए सामने टीवी पर प्रकट होते हैं, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि राहुल गांधी की चल रही है कांग्रेस में, या फिर राजीव शुक्ला और विक्रमादित्य सिंह, कमलनाथ और भूपेश बघेल जैसे लोगों की चल रही है। भूपेश बघेल ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चला। धर्मनिरपेक्ष मुद्दे, संविधान को बचाने के मुद्दे, लोकतंत्र को बचाने के मुद्दे, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के मुद्दे, मनुस्मृति लागू करने के भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके उसी भगवा रंग में रंग गए थे भूपेश बघेल भी, और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती है और भूपेश बघेल कांग्रेस की हार होती है। तो क्या जो एजेंडा पिट चुका है, जो हिंदुत्व और राम मंदिर और धर्म का मुद्दा लगभग पिट चुका है, उसी पर कांग्रेस के बाकी नेता चलेंगे और राहुल गांधी पिछड़ों के हिमायती बनेंगे, पिछड़ों के हक अधिकार की बात करेंगे, संविधान बचाने की बात करेंगे? क्या इसे एक विरोधाभास नहीं माना जा सकता है? बिल्कुल विरोधाभास है, और ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा परिवर्तन ला करके राहुल गांधी अपनी विचारधारा को सर्वोपरि रखें, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के एजेंडे को कांग्रेस में रह करके लागू करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे सांप्रदायिक नेताओं को पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जाए। यह राहुल गांधी के लिए ओबीसी, एससी, एसटी की चेतावनी है। अगर इसे धमकी भी कहा जा सकता है। अगर इस धमकी या चेतावनी को राहुल गांधी अंगीकार नहीं करेंगे और कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की सोच जो विकसित हो चुकी है, उसे अगर निकाल बाहर नहीं करेंगे तो राहुल गांधी के सामने भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में क्या अंतर बचा है। यह सवाल कोई और नहीं, आज का ओबीसी, एससी, एसटी करेगा, जो एक बहुत बड़ा मतदाता, 90% से अधिक मतदाता 98 करोड़ लोगों में है। कुल मतदाता 98 करोड़ है, उसमें अगर 90 करोड़ के आसपास ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, तो ओबीसी, एससी, एसटी के हितों को जिसे साधने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक समर्पित भी नज़र आ रहे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और अपने एजेंडे, अपने मुद्दे को बड़ा करते जा रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी की लकीर बड़ी करते जा रहे हैं। इससे राहुल गांधी पर विश्वास बनता है और बनना भी चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य और कमलनाथ और भूपेश बघेल जैसे नेता जो सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करना चाहते हैं और उसी एजेंडे पर चल करके भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो हम सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के छत्रपों में अंतर क्या रह गया है। हम समझ रहे हैं कि दोनों कम्युनल हो गए हैं, दोनों धर्मांध हो गए हैं और दोनों सांप्रदायिक हो गए। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस प्रमुख जो कि दलित हैं,
बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकरवादी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने आना चाहिए और जो क्षत्रप उनकी विचारधारा और राहुल गांधी की विचारधारा से इतर विचार रखते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मल्लिकार्जुन खड़गे को करनी चाहिए और इसे सपोर्ट करना चाहिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को। वरना इस देश के ओबीसी एससी एसटी जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़ रहे हैं, शायद वो जुड़ना भी बंद कर दें और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर न समझें। और जब दोनों पार्टियां एक ही रास्ते पर चलती नजर आ रही हैं तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते रहे जैसा कि पहले से वो करते रहे। लेकिन हम समझते हैं कि राहुल गांधी कोई क्रांतिकारी निर्णय लेंगे और अपनी पार्टी के ब्राह्मणवादी मनुवादी सांप्रदायिक नेताओं को कड़ी चेतावनी देंगे, एडवाइजरी जारी करेंगे और उस एडवाइजरी के खिलाफ अगर काम करेंगे, क्षत्रप जैसे विक्रमादित्य सिंह हुए, कमलनाथ हुए, भूपेश बघेल हुए और भी कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं कांग्रेस में रह करके, राहुल गांधी की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ऐसे बहुत से नेता कांग्रेस में हैं और वही नेता अक्सर टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और ऐसे लोगों की तलाश भारतीय जनता पार्टी को रहती है। लेकिन हम शैलजा कुमारी जो कि हरियाणा की दलित नेता हैं, इनकी सराहना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें तोड़ने के लिए कितने उपक्रम किए, कितने लालच दिखाए, लेकिन यह कांग्रेस की प्रतिबद्ध समर्पित कार्यकर्ता के रूप में रही है और आगे भी रहेंगी। और उन्होंने चैलेंज करके भारतीय जनता पार्टी को जता दिया कि हमारे पिता का कफन कांग्रेस के झंडे में लिपटा था, हमारा भी कफन कांग्रेस के झंडे में ही लिपटकर शमशान तक जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर दलित समाज, ओबीसी समाज अब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव में दलित, आदिवासी और ओबीसी के वोटरों ने बड़ा समर्थन दे करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, 272 के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंचने दिया, 2019 में जीती गई 303 सीटों में से 63 सीटें कम करके 240 पर खड़ा कर दिया। तो ये मतदाता बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और जो 240 भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा है वो घट करके 40 या 50 तक कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी को आरएसएस के एजेंडे, भारतीय जनता पार्टी के कम्युनल एजेंडे, योगी आदित्यनाथ मॉडल को अपनाने से अपने क्षत्रपों को कड़ाई से मना करना होगा और ओबीसी एससी एसटी के हितों में जो बयार बहा रहे हैं राहुल गांधी, इस लकीर को और बड़ा करके जो कम्युनल नेता इनकी पार्टियों में हैं उन्हें मानने के लिए मजबूर करना होगा। कांग्रेस पार्टी में धर्मनिरपेक्ष विचारधारा शुरू से रही है। आज़ादी के बाद क्या कहें कि आज़ादी के पहले से 139 साल पहले जब कांग्रेस का गठन किया गया था तो उस समय धर्मनिरपेक्ष विचारधारा थी। उस समय संविधान हालांकि नहीं बना था, लेकिन कांग्रेस का पहला उद्देश्य था देश को आज़ाद करना और देश को आज़ाद कराया गया। देश को आज़ाद कराने में सांप्रदायिक शक्तियों का कोई हाथ नहीं रहा है। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जनसंघ के नेता ने अंग्रेजों का साथ दिया, मुखबिरी की, दलाली की और उनसे पेंशन हासिल किया। बहुत बड़ी कहानी है, उसमें हम आज नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो त्याग, तपस्या और पौरुष से देश को आज़ाद कराने का काम, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संपन्न किया है, इसे आगे बढ़ाना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक
कम्युनल एजेंडे को फेल करना होगा और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, उसके एजेंडे को नेस्तनाबूद करने की दिशा में राहुल गांधी जो कदम उठाए हैं वह सराहनीय है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी एससी एसटी में एससी एसटी की गणना होती है, उनका उचित हक अधिकार उन्हें मिल रहा है, लेकिन ओबीसी जिसका एक बहुत बड़ा जंक है, जिसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है, बिहार में हुई जनगणना से पता चला कि 63% बिहार में ओबीसी जातियों के लोग हैं। तो हम समझते हैं कि पूरे देश में भी 60% से कम नहीं होंगे ओबीसी, और ऐसे 60% नज़रअंदाज हो रहे हैं। आज़ादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद भी उन्हें उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन देर से ही सही, अगर राहुल गांधी की आंख खुल गई है और ओबीसी को की जनगणना कराने, उनका हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। और कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस पार्टी में आरएसएस के समर्थक, बीजेपी के समर्थक भी हैं, और सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं आरएसएस और बीजेपी के समर्थक हैं, बल्कि बीजेपी में भी कांग्रेस के समर्थक हैं, बीजेपी में भी धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, बीजेपी में भी संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने के वाले लोग हैं। खास करके बीजेपी में जो ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, वह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा से बिलोंग जरूर करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से अलग वह कांग्रेस के साथ खड़े हैं। जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है, उस रास्ते पर चलने के लिए कांग्रेस का समर्थन पर्दे के पीछे से कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो पर्दे के सामने भी आ जाएंगे। उसी तरह से कांग्रेस में अगर आरएसएस और बीजेपी के समर्थक पर्दे के पीछे से और पर्दे के बाहर आकर के काम करने लगे हैं, तो इन्हें काबू में करना और इन्हें नेस्तनाबूद करना, इनकी विचारधारा को नेस्तनाबूद करना राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का काम है। अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर पाएगी तो कांग्रेस जितना तेजी से आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें ब्रेक भी लग सकता है, और वह ब्रेक लगाने का काम ओबीसी एससी एसटी के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे लोगों का सफाया हो रहा है जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में उनका हाथ सना हुआ है। आज हरियाणा में 13 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, हरियाणा के चुनाव में शामिल न हो करके भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाले ऐसे 13 नेता चिन्हित किए हैं जिन्हें निकाल बाहर कर दिया गया। इसके पहले चुनाव संपन्न होना बाकी है, लेकिन चुनाव के लिए जब टिकट बंटवारा चल रहा था, उस समय भी 7-8 नेताओं को पार्टी से बाहर किया गया था जो कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हो, लेकिन पार्टी अगर बुराइयों की पहचान करके बुराइयों को दूर करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हम समझते हैं यह बहुत अच्छी पहल है। और इस पहल पर राहुल गांधी को चलते हुए कांग्रेस के अंदर विद्यमान मनुवादियों, सांप्रदायिक तत्वों और ब्राह्मणवादियों की पहचान करके उन्हें पार्टी से बाहर करना ही होगा, या तो कांग्रेस की एडवाइजरी, कांग्रेस के उसूलों, कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता का पालन करने के लिए वह वचन दें, तभी उन्हें कांग्रेस पार्टी में रखा जाए। और जिन लोगों की बात हम कर रहे हैं उसमें कमलनाथ भी, जो मध्य प्रदेश के शायद सबसे बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता जो भूपेश बघेल हैं, हिमाचल प्रदेश के जो बड़े नेता विक्रमादित्य सिंह हैं, अगर ऐसे लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं और योगी आदित्यनाथ के मॉडल को हिमाचल प्रदेश में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें अगर
आज राहुल गांधी ने डांट डपट करके रास्ते पर ला दिया है तो यह स्वागत योग है, लेकिन ऐसे लोगों पर राहुल गांधी को विश्वास नहीं करना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि यह किसी भी क्षण, किसी भी दिन टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा जब कम्युनल है, इनकी सोच कम्युनल है, तो ये कम्युनल एजेंडे पर ही चलेंगे और कांग्रेस में रह करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को कांग्रेस के द्वारा लागू कराना चाहेंगे। हम समझते हैं राहुल गांधी आज इतना परिपक्व और विपक्ष के नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं और इनका दिनों दिन कद बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़े नेता के रूप में आज चिन्हित किए गए हैं राहुल गांधी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तमाम सर्वे जो आ रहे हैं चुनाव के बाद से या चुनाव के दौरान के, उसमें राहुल गांधी को एक बड़ा नेता और नरेंद्र मोदी के कद से बड़ा कद होने की बात कही जा रही है। तो यह एक उम्मीद दिलाती है कि निकट भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी, और अगर इस उम्मीद को आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस में जितनी गंदगियां हैं, खास करके आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के जो भेड़िए छिपे हैं, कांग्रेस पार्टी का मुखौटा लगा करके कांग्रेस में बने हुए हैं, इन्हें चिन्हित करना होगा, इनके साथ कार्रवाई करनी होगी और ज़रूरत पड़े तो इन्हें निकाल बाहर करना होगा। हम समझते हैं कि सवर्णवादी शक्तियों को, ब्राह्मणवादी शक्तियों को वह रास नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के माध्यम से ओबीसी की गणना कराएं, ओबीसी को उसका हक अधिकार दें, दलित और आदिवासी जातियों के कल्याण के लिए अपनी विचारधारा विकसित करें, यह उन्हें कतई पसंद नहीं है। सवर्णवादी शक्तियां और ब्राह्मणवादी शक्तियां हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंडे को लागू करती रही हैं, और अगर ऐसी शक्तियां कांग्रेस में उत्पन्न हो गई हैं तो इनकी पहचान करके इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।